जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे लोगों को सब्र नहीं होता है। बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जल्दी से जल्दी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस आने वाली हैं बच्चों। 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़नी है। कौन कौन सी 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़नी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक होती हैं केमिकल रिएक्शंस आपके कोर्स में, इसीलिए 10th क्लास में वो आपको पढ़ाई जाती हैं। वो 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस हैं। देखिएगा, नंबर 1, हालांकि हम 5 मान के चलते हैं। नंबर 1 इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन आपके पास है कौन सी? पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ नंबर 1। नंबर 2 आती है हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें नंबर 1 लिखेंगे कॉम्बिनेशन, नंबर 2 लिखेंगे डीकम्पोजिशन। नंबर 3 इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद नंबर 5 पर आप लिखेंगे क्या? नंबर 5 पर आप लिखेंगे रिडॉक्स। हालांकि रिडॉक्स के अलावा इसमें 2 पार्ट और हैं, पर हम केवल रिडॉक्स के नाम से इसे पहचानेंगे। तो नंबर 5 पे आप लिखेंगे रिडॉक्स। इसके अलावा कुछ बुक्स के अंदर और कुछ कोर्सेज़ के अंदर, सीबीएसई को छोड़कर कुछ और कोर्सेज़ के अंदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को भी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर इंक्लूड करा जाता है। लेकिन क्योंकि हमें जब सीबीएसई की बात करें और हमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, तो आप बोलेंगे केवल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1 इज़ कॉम्बिनेशन, number 2 is decomposition, number 3 is displacement, and number 4 is double displacement, and last but not the least, that is redox reaction is number 5। तो 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है जी, एक एक करके हर एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, एक एक करके इनको समझेंगे, इनमें क्या क्या होता है। तो आज हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों सबसे पहले कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखेगा। लिखेगा, नंबर 1 हेडिंग डालेगा बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें लिखेगा when two or more substances react or combine together to form a new substance, such reactions are called combination reaction। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खास बात क्या होती है बच्चों की? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जनरली जो तीसरी चीज़ बन रही है, मान लो ए और बी से मिलकर कोई तीसरी चीज़ सी बनी, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सी चीज़ बनी है ये मोर कॉम्प्लेक्स होती है और एज़ कम्पेयर टू बाकी ए और बी जो कि थोड़ा सिंपल होते हैं। तो रिएक्टेंट्स आर सिंपल बट द प्रोडक्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो लिखेगा इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आप ये भी चाहें तो लिख सकते हैं इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छा, ये हर बार नहीं होता है, तो हम ये लिखेंगे इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली। जब हम जनरली वर्ड लगा देते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 100% ट्रू नहीं है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल फॉल्स है। तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली द प्रोडक्ट फॉर्म इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। अब यह कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? देखिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हों, ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हो एज़ कम्पेयर टू सिंपली हम अगर बात करें किसकी, अपने रिएक्टेंट की बात करें। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है हमारे पास। हमने सॉलिड मैग्नीशियम लिया, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ, उसको हमने O2 के गैस के साथ रिएक्शन कराया, हमें मिला MgO, और ये जो MgO हमें मिला बेसिकली, और ये MgO हमें मिला, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, MgO2 ले लिए, ये दो। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये सिंपल मेटल है, ये सिंपल एक ही टाइप के एटम का कंपाउंड यानी कि मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मेटल और नॉन मेटल का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, MgO बन गया। तो MgO इज मोर कॉम्प्लेक्स देन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। MgO क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है किससे, ऑक्सीजन से और अपना मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके अलावा और कोई रिएक्शन सर? बहुत सारी रिएक्शंस हैं। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हमने पहले और पढ़ी हुई है, क्विकलाइम वाली रिएक्शन पढ़ी हुई है, उसको भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिख सकते हैं। क्या आप लिख सकते हैं CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस प्लस वाटर आपने इसमें ऐड करा, आपको मिल जाएगा CaCO3 एक्वस, CaCO3 एक्वस कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूना बन जाएगा एक्वस कंडीशन के अंदर। तो ये भी किस तरह की रिएक्शन है? एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। या अगर आप इसको CaCO3 एक्वस नहीं लिखना चाह रहे हैं तो बेसिकली इसमें क्या बनाना चाह रहे हैं, इसमें आप इस तरीके से लिखेंगे, दैट इज़ क्विक लाइम से आपको जो मिलेगा, क्विक लाइम से आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा सोडा लाइम, दैट इज़ CaOH का होल ट्वाइस, ये लिखेंगे आप। और यहाँ आप लिख लीजिए, एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा ये CaO, तो CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, इट विल गिव CaOH होल ट्वाइस एक्वस। तो ये रिएक्शन भी कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों? ये रिएक्शन भी हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा और कोई सर? एक बहुत कॉमन एग्जांपल एग्जाम में आता है, और वो एग्जांपल क्या है? सल्फ़र और आयरन का एक रिएक्शन होता है, जिसमें आयरन रिएक्ट विद सल्फ़र, Fe सॉलिड लेते हैं और वो सल्फ़र से रिएक्ट करता है, वो भी सॉलिड होता है और FeS बनाता है। इसको बोलते हैं आयरन सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? आयरन सल्फाइड। क्यों ये इंपॉर्टेंट है बताता हूँ मैं तुम लोगों को। ये ब्राउन कलर का होता है, ये येलो कलर का कंपाउंड होता है, और जो आयरन सल्फाइड होता है ये ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरीके से आयरन सल्फाइड आपको मिलता है किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। इसको आप यूज़ कर सकते हो इन चेंज इन कलर में, ऑल्सो इन चेंज इन कलर की जगह पर आप इसको लिख सकते हो। और कोई रिएक्शन? बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जितनी मर्जी आप लिखते जाइए। हालांकि मैं आपको एक रिएक्शन का चार्ट दे दूंगा, वो चार्ट आप लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी मिलेगी। H2 + Cl2 गैस ले लिया और इससे आपको मिल गया क्या? 2HCl मिल गया, ठीक है ना। ये भी गैस फॉर्म ही होता है वैसे तो ये भी क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस ले लिया, इससे आपको मिल गया क्या? H2O लिक्विड मिल गया, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज इन विच 2 और मोर कंपाउंड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर बार सिर्फ 2 ही कंपाउंड जुड़ेंगे, 2 से ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं, जो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते चले जाते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? आती है बात समझ बच्चों? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जनरली कैसी होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली, तो नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे बच्चों कौन सी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा होगा आपको कि इसके अंदर किसी एक सब्सटेंस को तोड़कर या 2 सब्सटेंस को तोड़कर उससे ज़्यादा सब्सटेंस बनाए जाने हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो लिखेंगे दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। दोज रिएक्शंस in which a compound splits into 2 or more simpler substances, 2 or more simpler substances is called decomposition reaction. Is called decomposition रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि तोड़ना। अब आप किसी चीज़ को तोड़ना चाह रहे हो, डिकम्पोज करना चाह रहे हो, तो उसके आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों। अलग अलग तरीक़ों से आप उसको तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो? पहले तो मैं आपको एक दो एग्जांपल भी दे दूंगा इसके, कैसे कैसे आप तोड़ोगे रिएक्शंस के अंदर। जैसे मान लो आपने क्या करा, आपने तोड़ा बाय द हेल्प ऑफ हीट, है ना, या बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बाय द हेल्प ऑफ लाइट। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की आप लिखोगे। These are, आपके कोर्स में 3 ही है, ऑफ फॉलोइंग टाइप। नंबर 1 लिखेंगे आप थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। नंबर 2 लिखेंगे आप फोटो डीकम्पोजिशन।
और नंबर 3 आ जाएगी हमारे पास कौन सी बच्चों, नंबर 3 आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। तो हम एक एक करके इनको समझेंगे, इनका नाम समझेंगे, इनके एग्जाम्पल समझेंगे। बिल्कुल। तो पहली आती है हमारे पास कौन सी, हेडिंग डालेंगे, पहली आती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द नंबर 1 इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है समझते हैं, लिखिएगा। देखिए जैसे ही वर्ड आता है थर्मा, मैंने आपको पहले ही बताया था, थर्मा का मतलब होता है हीट, यानी कि आप किसी भी चीज़ को हीट के द्वारा तोड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को थर्मा यानी कि हीट के द्वारा तोड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है थर्मल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में लिखिएगा द रिएक्शन इन विच डीकम्पोजिशन टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ हीट। द रिएक्शन इन विच decomposition take place by the help of heat is called thermal decomposition। अच्छा, एक बात आपको मैं और बताना चाहूँगा बच्चों, डिकम्पोज को हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं डिकम्पोज के लिए, और वो क्या वर्ड होता है, वो होता है लाइसिस। लाइसिस माने तोड़ना। जब हम किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं तो हम लाइसिस बोल देते हैं। तो इसीलिए इस रिएक्शन का एक और नाम बन जाता है लाइसिस के लिए, दैट इज़ थर्मल डीकम्पोजिशन इज़ आल्सो नोन एज क्या, थर्मोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको, थर्मोलाइसिस। ठीक है जी। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। थर्मल डीकम्पोजिशन में हमने हीट दिया, तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका एग्जाम में आता है, दैट इज़ अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को, ये आपके एग्ज़ाम में जो आना है वही वाला लिखवा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेम एग्जांपल। अगर आप पोटेशियम क्लोरेट यानी कि ClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, इसको तोड़ेंगे तो हीट देंगे। हीट देने के लिए हम ट्रायंगल लगाते हैं, हमें मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड, हमें मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2, साथ में क्या मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा O2। और अभी मैंने आपको बैलेंसिंग नहीं सिखाई है, वो मैं आपको फिर किसी लेक्चर में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे, तो इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2। ये रिएक्शन आप ज़रूर लिखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आनी है रिएक्शन, इसको ज़रूर लिखना है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम में सेम रिएक्शन आती है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के नाम पे आ जाती है, या कभी कभार आपका कोई ना कोई एग्जांपल कंप्लीट द रिएक्शन की जगह वो फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, उसमें पूछ लेते हैं, और डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट बता दो क्या होता है, ये पूछ लेते हैं। तो रिएक्शन इसके नाम से आती रहती है। अगली रिएक्शन जो कि इम्पोर्टेंट है, फिर से एग्ज़ाम में बहुत आई हुई है, वो है फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन। जब फेरस सल्फेट को तोड़ा जाता है, हीट दिया जाता है, तो Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2 बनता है। Fe2O3 प्लस SO3 और साथ में क्या बनता है बच्चों, साथ में बन जाता है, एक सेकेंड ज़रा, SO2 प्लस SO2। इसको बैलेंस भी करना है आपको, और इसके अंदर बहुत सारी बातें वो पूछते भी हैं। क्या पूछते हैं, बैलेंस करने के लिए तो खैर आपको सिर्फ 2 लगाना है। आपको पूछेंगे फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, तो फेरस सल्फेट का कलर होता है, बच्चों को बताएगा क्या होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, इट इज़ यस यू हैव टू लर्न ऑल एग्जाम्पल्स जो मैं आपको भेजूंगा बच्चों। नहीं, गलत है, ब्लैक नहीं होता, इसका आंसर होता है बेटा ग्रीन, इट इज़ ऑफ ग्रीन इन कलर। और Fe2O3 जो होता है ये ब्राउन इन कलर होता है, Fe2O3 ब्राउन कलर का होता है, याद रखेंगे, Fe2O3 इज़ ब्राउन इन कलर। तो इस तरीके से फेरस सल्फेट मिलेगा आपको, फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको SO2 और SO3 मिलेगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र आपको ट्राइऑक्साइड, 2 चीज़ें मिलेंगी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है जी। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है, इसके बारे में भी आपको मैं एक बात बता दूं।
इसकी जो स्मेल होती है वो ऐसी होती है जैसे कि लाइक आप किसी रबड़ को जला रहे हैं, जैसे टायर ट्यूब होती है ना, तो बर्निंग टायर ट्यूब उसकी जैसी इसकी स्मेल होती है, या रोटन एग स्मेल भी कह देते हैं कई बार हम इसको, रोटन एग स्मेल भी ये देता है। इसके बाद और एग्जांपल आपको याद करना है थर्मल डिकम्पोजिशन का, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बैलेंसिंग में भी आती है ये, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है और नॉर्मली भी ये पूछी जाती है। दैट इज़ लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं, जो कि कलरलेस कंपाउंड था, मैंने पहले भी पढ़ाई हुई है ये रिएक्शन, इसको जब आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है PbO विच इज़ अ येलो कलर कंपाउंड। PbO एक येलो कलर का कंपाउंड होता है। और साथ में क्या मिलता है, कौन बताएगा? यस, और आपको मिलता है क्या, और आपको मिलता है बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो PbO प्लस NO2 और साथ में मिलती है ऑक्सीजन गैस। जो NO2 होती है ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ये ब्राउन कलर की गैस होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, नेम अ कंपाउंड, नेम अ कलरलेस कंपाउंड विच गिव येलो PPT, लेड ऑक्साइड के येलो PPT मिलेंगे, एंड अ ब्राउन कलर गैस विद ऑक्सीजन। तो एक ब्राउन कलर गैस मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, और PbNO3 जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, और वह आपके पास इस तरीके से ये बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेंस भी हो जाती है। तो NO2 इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज़ अ ब्राउन कलर गैस। लिख लीजिएगा, NO2 इज़ अ ब्राउन कलर गैस। NO2 जो होती है वो ब्राउन कलर की होती है। और अगर आप देखना चाहते हैं, बाई चांस आपका मन कर रहा है कि नहीं सर हमें बताइए लेड नाइट्रेट और लेड ऑक्साइड कैसा दिखता है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ बच्चों। ये देखिएगा, ये है लेड नाइट्रेट और ऑक्सीजन, सॉरी और लेड ऑक्साइड। सो दिस इज़ बेसिकली PbNO3 होल ट्वाइस, एंड दिस इज़ PbO लेड ऑक्साइड। सर रोटन एग स्मेल, बेटा SO2 की ना आप रोटन एग ना लिखो, आप लिखो बर्निंग ट्यूब स्मेल। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो बेसिकली बर्निंग ट्यूब स्मेल देता है, अजीब सी स्मेल देता है बर्निंग ट्यूब की, तो उसको हम बोल देते हैं बेटा क्या, उसको हम बोल देते हैं रोटन एग स्मेल, ठीक है। SO2 के बारे में और बताऊं तो सल्फ़र गैस मतलब वैसे भी बहुत सारी जगहों पे नेचर में भी रिलीज़ होती है। अगर हम SO2 की ही बात कर रहे हैं तो SO2 अपने आप में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होती है वो लेकर आती है, मतलब एग्ज़ाम में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर ये तो ग्रीन कलर है बेटा, मैंने ग्रीन नहीं है बेटा, ये लग रहा है तो मैं ग्रीन, ये येलोइश कलर में आता है, आप इसको येलो ही लिखोगे। ये छद्मावरण है, यानी कि आपको दिखने में अलग लग रहा है, फ़ोटो के अंदर अलग लग रहा है, लेकिन है ये येलो कलर का कंपाउंड, ठीक है। तो दिस इज लेड मोनोऑक्साइड विच इज़ जनरली येलो इन कलर। और वैसे भी ये तुम्हारे हिसाब से ग्रीन है, लड़कियों के हिसाब से पूछोगे तो वो अलग सा येलो का शेड बताएंगी। लड़कियों को कौन सा शेड बताओगे, क्योंकि लड़कियों को ये चीज़ ज़्यादा अलग पता होती है ना, उनको तो शेड्स ही पता होते हैं इनके क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है जी, चलेगा। हाँ, इट्स लाइक लाइम कलर, वेरी गुड। तो इस तरीके से अगर आपको कभी कलर्स में दिक्कत हो तो गौरव सर से पूछने की जगह किससे पूछ लो, आप समझ ही गए होंगे, किसी से भी पूछ लो, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड अगर आप मान लो गैस की जगह इसको आप सॉलिड फॉर्म में लाते हो तो वो भी आपको ब्राइट येलो कलर का मिल जाता है। और अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में घोलते हो तो जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में घोलते हो तो कुछ इस तरह का कलर आपको मिलेगा, मैं दिखाता हूँ। जनरली दिस विल बी द कलर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। तो इस तरह का कलर आपको दिख जाता है, बट ये आपको लर्न नहीं करना है ये सब चीज़ें, दिस आर नॉट इन योर कोर्स, आई एम जस्ट गिविंग यू दीज थिंग्स टू मेक द थिंग्स मोर अंडरस्टैंडेबल, आप आराम से समझ पाओ, इसलिए आपको ये दे रहा हूँ। तो ये हो गई बच्चों हमारे पास क्या, ये हो गई हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन। आई होप आपको थर्मल डीकम्पोजिशन समझ में आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि ये रिएक्शंस कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम हीट के द्वारा करते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, कई बार एक्टिविटी का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें जब मैंने आपको बताया था टेस्ट ट्यूब जो आपको लेनी होती है, वो टेस्ट ट्यूब आपको फोर्सिप से पकड़नी होती है और फोर्सिप को आपको थोड़ा सा कैसा रखना होता है, थोड़ा सा अपने से दूर रखना होता है, स्लांट और टिल्ट करके रखना होता है। देखिए कुछ इस तरीके से स्लांट या टिल्ट करके रखेंगे आप टेस्ट ट्यूब को। तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया हमारे पास,
दिस इज टेस्ट ट्यूब होल्डर, जिससे आपने इसको पकड़ा हुआ है। अब जैसे यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं, ये लेड नाइट्रेट है हमारा, ये हीट हो रहा है, तो लेड नाइट्रेट हीट होने के बाद जो फ्यूम्स देगा वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स आपके यहाँ पर ये निकलेंगी, ठीक है। तो कई बार एक्टिविटी आती है, वट आर द प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक, हाउ यू हैव टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट, वो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत इसके अंदर तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिकम्पोजिशन बाय फोटो डिकम्पोजिशन, दैट इज डिकम्पोजिशन बाय लाइट। हम लाइट के द्वारा किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो जब हम लाइट के द्वारा किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, पहले से टाइप करके रखा हुआ है आंसर, बहुत बढ़िया। तो फोटो डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, वाई द वर्ड फोटो इज़ यूज, तो मैंने आपको बताया था फोटो वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड फोटोन। फोटोन्स आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। ऐसा माना जाता है कि लाइट के पैकेट्स हैं, लाइट कम इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। मैक्स प्लांक और आइंस्टीन ने मिलकर बताया था, 11th क्लास का आजकल यही टॉपिक चल रहा है, तो उसको फोटोन कहते हैं। इसीलिए जहाँ भी लाइट आती है तो वहाँ हम फोटो वर्ड यूज़ करते हैं। तो फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस लिख लीजिएगा, आल्सो नोन एज फोटोलाइसिस, आल्सो नोन एज फोटोलाइसिस। यस, तो जो भी रिएक्शन फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है उसमें हम फोटो बोलते हैं। जैसे हमने न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि प्लांट अपना फूड जो होता है वो लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, दैट इज़ वाई दैट फूड फॉर्मेशन बाय प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अच्छा, सिंथेसिस में क्या हो रहा है, बेसिकली चीज़ें बन रही हैं और यहाँ पर चीज़ें टूट रही हैं। तो फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में बनना और फोटोलिसिस लाइट की प्रेजेंस में टूटना। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है बच्चों, लाइट की प्रेजेंस में बनना, और फोटोलाइसिस क्या हो जाता है, लाइट की प्रेजेंस में टूटना। तो लिखेंगे दोज decomposition reaction, those decomposition reactions which take place in presence of light। अच्छा, यहाँ पर लाइट से मतलब सिर्फ सनलाइट नहीं होता है, किसी भी अच्छी इंटेंसिटी की लाइट ले सकते हैं, पर जनरली हम सनलाइट में करते हैं, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आर नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थोड़ा सा राइटिंग का मैंने आपको पहले ही बोला था क्योंकि टच पैड पे लिख रहा हूँ, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है जी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल हम फोटोलाइसिस के पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आता है फोटोलाइसिस का, एक कंपाउंड होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, AgCl। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट की प्रेजेंस देते हैं, कौन सी लाइट, आप इसको रूम लाइट यानी कि बल्ब की लाइट की रोशनी में भी अगर आप इसे करोगे तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर आपको Ag अलग मिल जाएगा और Cl2 अलग मिल जाएगा। और Ag जो आपको मिलेगा, जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर तो वाइट होता है, और सिल्वर का कलर कौन सा होता है, विच कलर इज ऑफ सिल्वर, सिल्वर कलर का होता है ना। नहीं, सिल्वर कौन सा होता है, यस, कौन सा कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। एग्जाम में जब लिखने को आएगा तो आप लिखेंगे सिल्वर इज ऑफ ग्रे कलर, सिल्वर ग्रे कलर का कंपाउंड होता है। Cl2 कलरलेस गैस होती है, तो बात खत्म हो जाती है। अच्छा, इसी के बड़ी बहन है एक AgBr, इसको भी लाइट की प्रेजेंस में तोड़ सकते हो आप। लाइट के लिए एक और सिंबल बताया था मैंने, Hν लगा देते हैं, Hν इज़ अ सिंबल ऑफ फोटोन, या कभी कभार हम इस तरीके से थंडर बोल्ट वाली लाइट भी दे देते हैं। तो इससे मिलेगा हमें क्या, फिर से Ag तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ब्रोमीन गैस मिलेगी विच इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, ब्रोमीन गैस मिल जाती है। और इनकी और बड़ी बहन है AgI जो होती है उसको भी लाइट की प्रेजेंस में आप तोड़ सकते हो, वहाँ से भी आपको Ag मिल जाएगा, और आयोडीन गैस मिल जाएगी जो कि वॉयलेट कलर की या बहुत डार्क ब्राउन कलर की होती है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, फोटो डिकम्पोजिशन के। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि जो सिल्वर क्लोराइड का आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो या सिल्वर ब्रोमाइड का आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो, इसका इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ होता है। तो इसका यूज़ हुआ करता था एक ज़माने में फोटोग्राफी के अंदर। फोटोग्राफी के अंदर जो एक टेक्निक होती थी जिसमें नेगेटिव नाम की एक रील हुआ करती थी, एक्सरे जैसी, जिससे फ़ोटो डेवलप करी जाती थी। उस फोटो को डेवलप करने के लिए सिल्वर क्लोराइड की यूज़ करना पड़ता था। तो वो जो फ़ोटो डेवलप होती थी बच्चों, वो डार्क रूम के अंदर हुआ करती थी। तो जो लोग फ़ोटो डेवलप करते थे किससे, क्या कहते हैं, नेगेटिव से, वो डार्क रूम के अंदर हुआ करती थी।
आई होप आप लोगों के शायद पेरेंट्स ने कभी देखा होगा, कुछ करा होगा, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ वो भी दिखाने की। और डार्क रूम में हम क्या करते थे, जनरली डार्क रूम के अंदर हम बस ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी लाइट जलाते थे, डार्क रूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम रेड लाइट जलाते थे। क्यों जलाते थे रेड लाइट? क्योंकि रेड लाइट जो है इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से, देखिए जैसे ये व्यक्ति है, ये डार्क रूम के अंदर यानी कि उसके अंदर क्या कर रहा है, फ़ोटो डेवलप कर रहा है। सो दिस वाज द टेक्निक टू बी यूज वाइल डेवलपिंग अ फोटोग्राफ फ्रॉम अ नेगेटिव रोल। नेगेटिव रोल आप लोगों ने पता नहीं देखे या नहीं देखे, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह के रोल हुआ करते थे जो नेगेटिव रोल होते थे, देखेंगे अगर आप तो ये देखिएगा, ये नेगेटिव रोल है, ये जो चीज़ है इसको बोलते थे नेगेटिव रोल। और इस नेगेटिव रोल से हम फ़ोटो डेवलप करते थे इस तरीके से। पुराने ज़माने की बातें हैं, अब तो आप जितनी मर्ज़ी सेल्फ़ी ले जाओ, मुंह उल्टे सीधे बना बनू के जैसे मर्ज़ी करके आप सेल्फियाँ ले लेते हो, लेकिन पहले अच्छा टीवी पर देखा है। लेकिन आपके पेरेंट्स के पास भी होगा, आई एम श्योर 100% श्योर कि बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स के पास भी ऐसी कुछ ना कुछ रील्स वगैरह पड़ी होंगी, यू कैन चेक देम आउट, ठीक है। तो इन डार्क रूम्स के अंदर हम क्या करते थे, वो फ़ोटो को डेवलप करते थे। तो उसमें डार्क रूम क्यों यूज़ कर रहे हैं, डार्क रूम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हम क्या डालते थे, इसके अंदर हम सिल्वर क्लोराइड डालते थे। और अगर हम सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर आयोडाइड को डाल रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये वाला जो व्यक्ति है ये सिल्वर आयोडाइड यूज़ कर रहा है, तो इस तरह का कंपाउंड जब हम यूज़ करते हैं तो वो लाइट में ख़राब ना हो जाए, वो लाइट में ख़राब ना हो जाए। तो एक तो उन्हें डार्क बोतल में रखा जाता था और साथ साथ फिर कमरे में भी डार्कनेस कर दी जाती थी। अभी कमरे में डार्कनेस करा नहीं है, ये भाई करने वाला होगा, इस तरीके से ये काम होता था, ठीक है जी। तो ये हो गया क्या, सिल्वर क्लोराइड का एक फंक्शन। फिर सिल्वर क्लोराइड का दूसरा फंक्शन क्या आता है, सिल्वर क्लोराइड का दूसरा फंक्शन आता है आर्टिफिशियल रेनिंग में। आर्टिफिशियल रेनिंग अपने आप में आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल रेनिंग आजकल इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसे कि यूएई जैसे दुबई जैसे स्टेट्स हो गए जहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। कैसे, कौन बताएगा कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत आता है ये, आर्टिफिशियल रेनिंग बाय द हेल्प ऑफ सिल्वर क्लोराइड। देखिए ये कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, जिसमें हम सिल्वर क्लोराइड को यूज़ करते हैं और उसको प्लेन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको हम प्लेन के द्वारा आसमान में ले जाते हैं, जहाँ बादल आए होते हैं, जहाँ बादल आए होते हैं वहाँ ले जाते हैं। और वहाँ ले जाकर हम क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर हम इन बादलों से स्प्रिंकल कर देते हैं। फ़ोटो थोड़ा ब्लर्ड आ रहा है, तो लेट मी ट्राई टू हैव अ क्लियर फोटो, क्लियर पिक्चर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों। और इसको क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लाउड सीडिंग। हाँ, बादल के ऊपर ही डालेंगे, बादल के नीचे को डालेंगे, जहाँ बादल आए हुए हैं वहाँ डालते हैं। और वहाँ डालने के बाद क्या होता है, क्योंकि सिल्वर एक बड़ा अच्छा क्या है, सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से यहाँ पर इसे स्प्रिंकल करा। देखिएगा सिल्वर आयोडाइड ले लें या सिल्वर क्लोराइड ले लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी एक चीज़ ले सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड, दैट डजंट मैटर एट ऑल, वो फ़र्क नहीं पड़ता उसके अंदर। एक सेकंड बच्चों, अब देखेंगे इस तरीके से, देखिएगा ये सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स यहाँ स्प्रिंकल करे जा रहे हैं क्लाउड के अंदर। अब क्लाउड में क्या होगा, अब क्लाउड के अंदर रेनिंग होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी से रेनिंग होगी, रेन कंडीशंस बन जाएंगी, और रेन कंडीशंस बन जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो फिर बादल जो है बरस जाएंगे। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल रेनिंग भी सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड से करवाई जाती है। तो ये सब भी एग्जांपल किसके हो गए, सिल्वर क्लोराइड के फोटोलिसिस के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो गए। क्या हो गए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। आती है बात समझ बच्चों, चलेगा। थर्ड आता है हमारे पास, सबसे इम्पॉर्टेंट आता है क्या, इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि थर्मल डीकम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि फोटो डीकम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। पर इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन की खास बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम 10th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में जो तुम्हारी एकेडमिक क्लासेस हैं, तीनों के अंदर इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास में ये 3 चैप्टर्स में कम से कम आता है, मैंने पहले भी बताई हुई ये बात, कम से कम 3 चैप्टर्स में ये आता है।
तो ये जो चीज़ बार बार आ रही है, जो चीज़ आपके कोर्स में बार बार आ रही है और हर बार 11th-12th में आपको पढ़नी है, तो ये प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है और साथ साथ ये कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है, और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और इसका तीसरा नाम होता है बच्चों क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, सो इलेक्ट्रोलिसिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एनीथिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किसका होगा, किसी सब्सटेंस का होगा। तो जिस भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है। किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कर रहे हैं तो उस सब्सटेंस के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उस सब्सटेंस के अंदर बेसिकली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि इट शुड बी द गुड कंडक्टर। ये क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द सब्सटेंस शुड बी द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, बेसिकली हीट का हो या ना उससे मतलब नहीं है, पर वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो इस बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन जो अभी नए जुड़ रहे हैं वो बताएंगे मुझे, क्योंकि मैं पहले भी ये लेक्चर एक बार आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। पर कोई बात नहीं, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि NaCl, नमक जो हमारे पास होता है NaCl, इट इज़ अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट ज्वाइंड कैन आंसर, अदर्स जस्ट हैव पेशेंस, क्योंकि दूसरों को मौका मिलना चाहिए। NaCl की बात कर रहा हूँ मैं राधिका, ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो उज्ज्वल ने, मान्या ने, राधिका ने, अंकृता ने, वंशिका ने और कुछ लोगों को, संयम को छोड़कर बाकी सब ने कहा, शुभी ने भी कहा गुड कंडक्टर। बट हकीकत में कैसा है, तो आपने अपना आंसर बदल दिया, लेकिन ये एग्जैक्टली बैड कंडक्टर है। क्यों है बैड कंडक्टर, वो बात की बात है, पर ये बैड कंडक्टर है। खैर इसलिए है। व्हाट इज़ कंडक्टर, अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा पढ़ लिया होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका 10th क्लास के अंदर पहला चैप्टर है फिजिक्स का। तो व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट इज़ करंट। चलिए कंडक्टर भी छोड़िए, आप लोग मुझे बताइए करंट क्या होता है। नो सर मैंने चेंज नहीं किया, वो दूसरी राधिका। अच्छा वो दूसरी राधिका है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, बहुत सारे बच्चे चैट में रिप्लाई कर रहे हैं। देयर आर 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो समटाइम आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। खैर एनी हाउ, तो ये क्या है बच्चों, ये है, हाँ, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, बेसिकली सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता बच्चों। आप फिजिक्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हो, पर करंट का मतलब होता है बेसिकली क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन आप फिजिक्स में पढ़ते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द एग्जैक्ट, यस सृष्टि झलकदार, एग्जैक्ट आंसर इज फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज किसकी फॉर्म में हो सकता है, चार्ज हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हो, चार्ज हो सकता है आयंस की फॉर्म में हो। तो हमें केमिस्ट्री में जो चार्ज पढ़ना होता है वो आयंस की फॉर्म में। और कौन से आयन, दो आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। तो या तो कैटायन मूव करें या एनायन मूव करें या दोनों मूव करें। अच्छा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये बात तो पक्की है ना। तो जब इनका मूवमेंट होता है तो हम केमिस्ट्री में कंडक्शन पढ़ते हैं, और फिजिक्स में हम मेटेलिक कंडक्टर पढ़ते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। वैसे फिजिक्स के टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडक्टर्स। कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, 2 या 3, सॉरी, कितने टाइप के कंडक्टर होते हैं, कौन बताएगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर्स, हरी अप। दिव्या ने कहा 2, मोलिशा ने कहा 2, कौन कौन से 2, ये भी तो बता दो। सुपर कंडक्टर और कंडक्टर, गलत है। सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, फिर तो 3 हो गए, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, फिर तो 3 हो गए राधिका, है ना। गलत आंसर है, कंडक्टर तो कंडक्टर होते हैं। देखो चलो मैं फिजिक्स का ये वाला टॉपिक भी तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, वो भी गलत है मोलिशा। मैं फिजिक्स का ये वाला टॉपिक तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, समझते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़रूरी है। देखो हमारे पास सब्सटेंसेस 5 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। सब्सटेंसेस 5 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। नंबर 1 कंडक्टर, सुन लो अब रिप्लाई करना बंद करो, पहले सुनो। कंडक्टर। नंबर 2 इंसुलेटर, लेट्स से। नंबर 3 आर सेमी कंडक्टर, बल्कि 4 होते हैं, 5 तो नहीं, 4 हुए। एंड नंबर 4 इज सुपर कंडक्टर। ये क्या है, सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सुपर कंडक्टर, सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, करंट।
कि उनमें करंट फ्लो कर सकता है या नहीं। उसके बेसिस पर कितने तरह के हैं, 4 तरह के सब्सटेंसेस हैं। इतनी बात समझ में आती है? कितने तरह के सब्सटेंसेस हैं? 4 तरह के सब्सटेंसेस इसमें प्रेजेंट हैं। अब खाली कंडक्टर की बात की जाए तो खाली कंडक्टर ही 2 तरह का होता है। एक होता है बच्चों मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, और एक होता है आयनिक कंडक्टर। मैंने तुम्हें ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता था पहले तुमने अभी फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो मैंने कहा क्या ही बताऊंगा तुम्हें। लेकिन अब तुम लोगों ने क्योंकि अपना फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स भी कंप्लीट कर लिया होगा ऑलमोस्ट, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कंडक्टर क्या होते हैं। तो 2 तरह के कंडक्टर हुए, मेटेलिक और आयनिक। मेटेलिक कंडक्टर वो होते हैं जैसे कि मेटल की वायर, कॉपर वायर हो गई, आयरन की वायर हो गई, किसी भी मेटल की वायर हो गई, जिसमें क्या फ्लो कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और आयनिक कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? आयनिक कंडक्टर एक तरीके से आयंस होते हैं, जिसमें जैसे पॉजिटिव आयन हो गया, नेगेटिव आयन हो गया, ये फ्लो कर रहे होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडक्टर्स, वन इज मेटेलिक कंडक्टर, वन इज आयनिक कंडक्टर। जनरली आप मेटेलिक कंडक्टर को फिजिक्स में पढ़ते हैं, जनरली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स में ही पढ़ना है, किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है। एंड जनरली आप आयनिक कंडक्टर को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें कंडक्शन हो सकता है, तो वो सब्सटेंस जनरली कौन सा होता है? आयनिक होता है। अब आप कहोगे सर, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ थोड़ा सा, तो आप कहोगे सर ये तो आयनिक कंपाउंड है NaCl, और अगर NaCl आयनिक है तो अभी अभी आपने बताया कि ये कंडक्टर होना चाहिए, तो ये बैड कंडक्टर क्यों हो गया? क्योंकि सिर्फ आयनिक कंपाउंड होना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि कंडक्ट करेगा करंट, और भी इसमें क्या चाहिए, क्वालिटीज़ चाहिए। जैसे आपको याद है, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में चित्ती जो चतुर होता है, वो चतुर क्या बोलता है? वो बोलता है होता सभी के पास है, देता कोई कोई है। तो आयंस तो हैं, लेकिन ये आयंस काम तो नहीं आएंगे ना। इसका फ़ायदा क्या हुआ? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, NaCl आपस में जुड़े हुए हैं, सॉलिड हैं। तो इनको पहले क्या करना पड़ेगा? इनको पहले अलग करना पड़ेगा कि भैया NaCl तुम अलग होके फ्लो तो कर लो, तुम्हें अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने की 2 शर्तें होती हैं। तो आयंस आर बैड कंडक्टर, यस। तो अलग करने की 2 शर्तें कौन सी हुई? पहली शर्त हुई, या तो आप NaCl को क्या करोगे, मोल्टन स्टेट में ले आओगे, उसको मेल्ट करोगे, या फिर आप NaCl को क्या करोगे, NaCl को आप एक्वस यानी कि घोलोगे पानी के अंदर, एक्वस फॉर्म में लाओगे। अच्छा, फिजिक्स का एक और क्वेश्चन केवल वही बच्चे बताएंगे जिनसे पहले बात नहीं करी है, यानी कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं फिजिक्स का एक और क्वेश्चन। फिजिक्स में एक टॉपिक हुआ करता था फ्यूज़। व्हाट इज़ फ्यूज़? कौन बताएगा? एंड वाई? और देखिए, सिर्फ ईमानदारी से वही बच्चे बताएंगे जिन्होंने पहले मुझसे नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो फ्यूज़ क्या होता है ज़रा बताएगा कोई? व्हाट इज़ फ्यूज़? जल्दी बताएं, टाइम थोड़ा कम है। एंड वाई इट इज़ नोन एज फ्यूज़? इसका क्वेश्चन, इसका नाम फ्यूज़ क्यों रखा गया? यस, तो जो हमारे पास मैंने बताया था आपको पहले, मैंने भी बताया हुआ आपको कि इस तरीके से एक फ्यूज़ हुआ करता था, घर में लगता था ना, तो घर में एक फ्यूज़ लगता था, और उस फ्यूज़ पे लगती थी एक वायर, और फिर क्या होता था, जब गर्मी आती थी तो ये फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती थी। तो मेल्टिंग ऑफ समथिंग इज़ कॉल्ड फ्यूज़न। किसी भी चीज़ के मेल्टिंग को भी फ्यूज़न बोलते हैं। तो मोल्टन NaCl की जगह कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्यूज्ड NaCl। क्या लिखा हुआ मिलेगा? फ्यूज्ड NaCl। दैट मीन्स फ्यूज्ड का मतलब भी क्या है, या फ्यूज CuSO4 या फ्यूज आयनिक कंपाउंड। तो फ्यूज का मतलब क्या है? इट इज़ मेल्टेड। कैसा हो चुका है? मोल्टन या मेल्टेड फॉर्म में वो आ चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से पिघला हुआ होना चाहिए या पानी में घुला हुआ होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, वरना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। और झलक देखो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, तुम इसका एग्जाम्पल हो जीता जागता। क्या एग्जाम्पल हो? तुम्हारी सिस्टर पलक है ना, 12th में पढ़ रही है, वो सेम चैप्टर पढ़ रही है, सेम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है उसने भी कुछ दिन पहले, और बिल्कुल सेम यही सारी बातें मैंने उसको बताई हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, 12th तक ये बातें आनी है, समझ रहे हो? सेम बातें, सेम हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस 12th में पढ़ाते हैं दोनों तरीके से, बस थोड़ा वहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ थोड़ा कम एक्सप्लेन करना है। तो अगर आप आगे साइंस लेने की सोच रहे हो बेटा, तो ये मान के चलो कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं 12th का, है ना? तो एक टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ, 12th तक की टेंशन खत्म हो जाएगी। दैट इज़ हाउ गुड यू विल बी इन स्टडीज़ इफ़ यू विल लर्न इट
एंड इफ़ यू विल मेक योर स्टडीज़ मोर स्मार्टली टू प्रोसीड, ठीक है ना। तो उसको आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे कि हमारा काम आसान हो जाए। चलिए अब टाइम थोड़ा क्योंकि थोड़ा कम है आज के लेक्चर का, आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। कल हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस और कैसे कैसे होती है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच बच्चों।